हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्री बुक का 4th चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर का नाम है नारी देह है आपकी पर नारी नहीं है आप। तो प्रश्न करता है वो आचार्य जी से बोलते हैं कि आचार्य जी, कुछ खास दिन जैसे नवदुर्गा के 9 दिनों में सब दैट सेक्रेड फेमिनिन पवित्र स्त्रीत्व वगैरह की बहुत बातें करते हैं। हर जगह स्त्री शक्ति का ही जोर रहता है। पंडालों में भी देवी और अखबारों में भी नारी का, स्त्री का महिमा मंडन रहता है और तब सब कहते हैं कि स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। जब नवदुर्गा बीत जाती है तब ये सब शांत हो जाता है। तो क्या महिलाओं को इज्जत सिर्फ नवदुर्गा में मिलनी चाहिए? तो ये प्रश्नकर्ता का सवाल है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि सम्मान ना स्त्री को मिलना चाहिए ना पुरुष को मिलना चाहिए, इज्जत ना नर को मिलनी चाहिए ना नारी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब देह के नाम है, ये सब शरीर के नाम है, ये सब लिंग के नाम है और लिंग का निर्धारण तो जन्म से ही हो जाता है। तो जन्म में आपने क्या किया कि आपको उस आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि स्त्रियों को इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो स्त्री तो वो जन्म से है, तो जन्म में उन्होंने क्या किया, जन्म में उनका क्या हाथ है, उनकी क्या पात्रता है, उनका क्या श्रम है कि उनको इस आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए। वैसे ही पुरुषों को भी कोई इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जन्म से ही पुरुष है। तो जन्म में उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उस आधार पर उनको इज्जत मिलनी चाहिए। तो आचार्य जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सम्मान का अधिकारी कोई नहीं है, ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना लड़का है, ना लड़की है, ना नर है, ना नारी है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना काला है, ना गोरा है, ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना बौना है, ना लंबा है। सम्मान किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की अवस्था के नाम है। जैसे कि बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, ये सब शरीर की अवस्था के नाम है, ये सब लिंग के नाम है। तो इस आधार पर किसी को भी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि कोई गोरा है तो वो जन्म से ही गोरा है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो गोरा है, तो उस आधार पर उसको इज्जत क्यों मिले। जैसे कि कोई लंबा है तो वो जन्म से लंबा है, तो उसने क्या कर दिया ऐसा कि उसको इज्जत मिलनी चाहिए। लंबे होने में उसका क्या हाथ है कि उसको इज्जत मिलनी चाहिए। तो आचार्य जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये सब लिंग के नाम है, ये सब शरीर की अवस्थाओं के नाम है, तो इस आधार पर किसी को भी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। तो आचार्य जी स्त्रियों से यही बोल रहे हैं कि आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप सम्मान मांगना शुरू कर दें कि हम तो स्त्री है, हमें तो विशेष अधिकार मिलना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं। जैसे पुरुष को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, वैसे ही स्त्री को भी कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान सिर्फ चेतना को मिलना चाहिए। स्त्रियों ने पहली भूल वही कर दी जहाँ उन्होंने अपने आप को स्त्री बोल दिया, क्योंकि आप स्त्री नहीं हो, आप चेतना हो। और आचार्य जी स्त्रियों से यही बोलते हैं कि आप अपने आप को स्त्री मत बोल दीजिएगा। अगर पुरुष अपने आप को जो भी मानते हैं उनको मानने दीजिए, वो अपने आप को मर्द मानते हैं उनको मर्द मानने दीजिए, वो अपने आप को कुछ भी मानते हैं उनको मानने दीजिए। जैसे वो बोलते हैं कि मैं मर्द तांगे वाला, मर्द को दर्द नहीं होता, तो उनको मर्द अगर मानना है अपने आप को या कुछ भी मानना है उनको मानने दीजिए, पर आप अपने आप को स्त्री मत मान लेना। आप स्त्री नहीं हैं, आप चेतना हैं और आपको सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर बतौर चेतना आप ऊंचे सिंहासन पर बैठी हुई हैं, जितनी ऊंची आपकी चेतना है उतनी ही ऊंचे आप सम्मान की अधिकारिणी हैं। जितना आप श्रेष्ठ जीवन जी रही है उतना ही आपको सम्मान मिलना चाहिए। लिंग के नाते सम्मान मत मांगिएगा। तो ये आचार्य जी बता रहे हैं कि लिंग के नाते पे स्त्रियों से बोल रहे हैं कि आप सम्मान मत मांगना, आप स्त्री नहीं हैं, आप चेतना हैं। आत्मा एक है और किसी भी मनुष्य का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होना चाहिए कि वो कितना आत्मस्थ है। चेतना की ऊंचाई को ही आत्मा कहते हैं, जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतने सम्मान का हकदार है। आचार्य जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चेतना की ऊंचाई को ही आत्मा कहते हैं और जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतना ही सम्मान का अधिकारी है। तो आचार्य जी यहाँ पे महिलाओं से, लड़कियों से, स्त्रियों से यही बोल रहे हैं कि आप अपने आप को महिला, स्त्री, नारी, लड़की समझना बंद करो। आप अपने आप को चेतना कहा करो कि मैं चेतना मात्र हूँ, बस। नारी सशक्तिकरण है नारी का स्वयं को चेतना जानना। नारी देह से पुरुष नहीं हो सकती, लेकिन चेतना से वो सदा से पुरुष है। पुरुष बनना नहीं है, वो चेतना से पुरुष ही है और उसे अपने आप को यही बोलना है कि पुरुष हूँ मैं,
पुरुष, और उतना तो बता दूं कि बहुत सारे पुरुष नहीं हैं, अधिकांशतः पुरुष नहीं हैं, वो भीतर से प्रकृति है। तो इसलिए मैं सब महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आप को महिला समझे ही नहीं, आप चेतना हैं, और चेतना का दूसरा नाम होता है पुरुष। तो आचार्य जी पुरुषों से भी यही बोल रहे हैं कि आप लिंग से पुरुष है तो अपने आप को पुरुष मत समझ लेना। पुरुष बनने के लिए बड़ी कवायद करनी पड़ती है। बहुत संभावना है कि एक नारी वास्तविक पुरुष हो और पुरुष भीतर से प्रकृति मात्र हो। प्रकृति को ही स्त्री कहते हैं। चेतना के तल पर पुरुषत्व अर्जित करना पड़ता है। चेतना के तल पर हर बच्चा प्रकृति मात्र पैदा होता है, पशु मात्र पैदा होता है, उसे पुरुष बनना पड़ता है। और ज़्यादातर जो लिंग से पुरुष है वो कभी पुरुष नहीं बन पाते। वो कहने को पुरुष है, वो भीतर से स्त्री है। स्त्री माने प्रकृति। क्यों? क्योंकि अपनी भावनाओं पर चल रहे हैं, अपनी वृत्तियों पर चल रहे हैं। जो अपनी भावनाओं और वृत्तियों पर चल रहे वो प्रकृतिस्थ हैं। वो देह से भले ही स्त्री हो, लेकिन वो भावनाओं और वृत्तियों पर चलने की जगह अगर बोध पर चले तो वो पुरुष हो गई। ये है असली पौरुष। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई लिंग से पुरुष है और वो अपनी भावनाओं और वृत्तियों पर चल रहे हैं, तो फिर वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री है। और अगर कोई स्त्री वो भावनाओं और वृत्तियों पर ना चलकर अगर बोध पे चलती हो तो वो फिर पुरुष है। तो ये है असली पौरुष। तो ये सब छोड़ो कि हम औरत हैं इसलिए इज्जत की हकदार हैं। मैंने कहा इज्जत की हकदार सिर्फ चेतना होती है। चेतना के उत्थान में ही पौरुष है। चेतना का उत्थान ही पुरुषार्थ है। और चेतना के तल पर स्त्री हो या पुरुष हो, लिंग वाला देह वाला, उसे पुरुष ही हो जाना है। उन्हीं की संगति करना, उन्हीं को आदर्श बनाना और उन्हीं के सामने सिर झुकाना जो चेतना की एक ऊंचाई रखे। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि उन्हीं की संगति करना, उन्हीं को आदर्श बनाना, उन्हीं के सामने सर झुकाना जो चेतना की एक ऊंचाई रखे। हम सब प्रकृति पैदा होते हैं, हमें पुरुष बनना होता है। पुरुष तो बिरला कोई होता है। और पुरुष, वास्तविक पुरुष अगर स्त्री की देह में मिले तो बहुत अच्छी बात है, उसे पुरुष ही माना जाना चाहिए। और बहुत बड़ी देह हो किसी पुरुष की, लेकिन भीतर से वो स्त्री हो तो उसको पुरुष बोलो ही मत, उसको संबोधित ही ऐसे करो कि क्या कर रही है तू, क्योंकि वो दिखाता है बड़ा भारी होगा 6.5 फीट का, पर भीतर से वो प्रकृति पर ही चल रहा है। प्रकृति समझते हो, हार्मोन्स पर चल रहा है, भावनाओं पर चल रहा है, कामनाओं पर चल रहा है। ये कहाँ का पुरुष हो गया? ये पुरुष के नाम पर लानत है। वास्तविक पुरुष जिसके बारे में आचार्य जी ने हमें इसमें अभी बताया, अगर वो लड़की की देह में हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसको पुरुष माना जाना चाहिए, स्त्री नहीं माना जाना चाहिए। और अगर कोई लिंग के आधार पर पुरुष है, होगा वो 6.5 फीट का, लेकिन अगर वो प्रकृति पर चलता हो, प्रकृति समझते हो, प्रकृति यानी होता है हार्मोन्स पे चलता हो। जैसे कि लड़का है वो और लड़की है, दोनों अपने हार्मोन्स पे चलते हैं, तो ये है प्रकृति। लड़का है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये है प्रकृति। लड़की है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये है प्रकृति। और लड़का है वो लड़की से ही शादी करेगा, ये है प्रकृति। लड़की है वो लड़के से ही शादी करेगी, ये है प्रकृति। खैर आजकल लेस्बियन और गे का भी चल गया है सिस्टम। और जैसे कि लड़कियां होती हैं, बहुत कम उम्र में उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये है प्रकृति। और लड़कियों के जल्दी पीरियड क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि वो कम उम्र में और जवानी में ही बच्चे पैदा कर सके। क्यों? बच्चे अगर वो जवानी में पैदा करेगी कम उम्र में, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदा कर सकती है और फिर बच्चे भी स्वस्थ और एकदम हेल्दी होंगे। तो ये है प्रकृति। तो अगर कोई पुरुष लिंग से पुरुष है, लेकिन अगर वो प्रकृति पर चल रहा है, भावनाओं पर चल रहा है, कामनाओं पर चल रहा है, तो फिर वो पुरुष नहीं कहलाएगा, फिर वो स्त्री कहलाएगी, क्योंकि स्त्री यानी होती है प्रकृति। हमेशा के लिए ये सूत्र याद रखिएगा, देह देखकर नहीं, उम्र देखकर नहीं, लिंग देखकर नहीं, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं, किसी को भी इज्जत दीजिए, उसकी चेतना देखकर दीजिए। देह से चाहे स्त्री हो
पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, देह से कुछ भी हो सकता है। कोई मन देखिए उसका, चेतना देखिए उसकी और उसी आधार पर उसको सम्मान दीजिए। ठीक है, तो ये इसमें आचार्य जी ने हमें बताया है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो ये सब आचार्य जी ने हमें इसमें बताया है। और आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ बातें इससे नई नई सीखने को मिली है मुझे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।